Good evening, all of you. Good evening, Pragati. Good evening, Vedanti. Good evening, Kalyani. Good evening, Sujal, Amrita. Good evening, Nitisa. Good evening, Manav, Hertz, Kalas, Divya. Good evening, all. Very good evening. Good evening, Bhagyasri, Trapti, Vaishnavi, Prachi. Great. Okay, students. तो चलो आज का सेशन अगेन जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किए थे क्या चीज बेटा, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी रिवीजन, और वो भी क्या चीज, एमसीक्यूज का। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे हैं ये क्वेश्चंस, आपको याद होगा। यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट टाइम कुछ पार्ट्स यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं, तो आज उसी पार्ट को यहाँ पे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो इसमें हम लोगों ने एनसीईआरटी बेस्ड जो एमसीक्यू जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए हैं, लाइन टू लाइन एमसीक्यूज जो इवोल्यूशन के देखे थे। कितने क्वेश्चन हो गए थे, याद है किसी को? 200 एमसीक्यू का हम लोग टारगेट लेके चले थे। कितने? 200 एमसीक्यूज। कितने हो गए थे? नियर अबाउट 40 से लेके 50 के आसपास हो गए थे क्या? 48 हो गए थे। ओके, वेरी गुड। चलो तो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। कैसा रहा लास्ट टेस्ट आप लोगों का इवोल्यूशन का? ये संडे था ना आप लोगों का? मजा आया? सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए? कंफ्यूजिंग थे, ट्रिकी थे, ठीक था? डाउट्स है? डाउट्स नहीं आए मुझे किसी के भी तो मैं कंसीडर करूंगा कि आपके डाउट्स नहीं है। रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट मिल जाएगा, डोंट वरी, टेंशन ना लो। चलो तो आगे बढ़ते हैं, ये वाला सारा पोर्शन हो गया था। ओके, कलर्स के डाउट है, बाकी लोगों के डाउट है क्या? डाउट नंबर शेयर कर देना या फिर कॉल कर लेना, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो बेटा हमें ये जो क्वेश्चंस है 50 क्वेश्चंस हो गए थे हमारे, ठीक है? तो सबसे पहले तो हम लोग यही वाला पार्ट रिवाइज कर लेते हैं। कल्याणी के भी डाउट है, तो बेटा एक काम करो, कलर्स और कल्याणी सिर्फ दो ही स्टूडेंट ऐसे दिख रहे हैं जिनके डाउट है। मुझे डाउट नंबर शेयर करना, ज़्यादा डाउट रहेंगे तो मैं कॉल पे समझा दूंगा, या फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को क्लास में समझा दूंगा, या फिर आज के लास्ट लेक्चर में यदि जल्दी हो जाता है तो उस टाइम पे आप मुझसे पूछ लो, उस टाइम पे समझा दूंगा। ओके, स्नैपसीड कब एग्जिस्ट किया था ये? अब तो आपको बनना चाहिए। आज टारगेट लेके बैठो बेटा, 51 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जितने भी हमारा टारगेट आगे जाता है उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके कितने सही होते हैं। ओके, तो आपके करेक्ट क्वेश्चन, रॉन्ग क्वेश्चन, और जो आपसे नहीं आएंगे स्किप क्वेश्चन, तो जो रॉन्ग होते जाएगा ऐसा मार्क करते जाना, लास्ट में काउंट कर लेना। जो स्किप हुए उसको भी डॉट लगाते जाना, क्योंकि बाकी तो सब करेक्ट वाले रहेंगे। और लास्ट में फिर आप लोग मुझे शेयर करेंगे अपना डेटा। ओके, कितने लोग 300 प्लस में है लास्ट टेस्ट में, रिस्पॉन्स करेंगे? हर्ष 300 प्लस आ रहा है बेटा, वेरी गुड। और बाकी 300 प्लस वाले कितने स्टूडेंट हैं? आपका रिजल्ट डिस्प्ले हुआ होगा ना इमीडिएटली? नहीं हुआ? कोई नहीं है 300 प्लस, सिर्फ एक ही पर्सन है। चलो ओके, तो सिनेप्सिड जो एग्जिस्ट करता है 300 मिलियन ईयर एगो, ये एग्जिस्ट करता है। ओके, ऐसे ही है, यही देखे थे हम लोगों ने। जस्ट वेट, मैं थोड़ा सा सेटअप कर लेता हूँ अपने, पहले आपके चैट का डिस्प्ले दिखते रहे मुझे। ओके, आपके पार्टिसिपेंट 43 पार्टिसिपेंट आ गए हैं। एक सेकेंड।
ओके चलो, तो हो गया है सेट। तो इतना सारा एक साथ नहीं देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चंस जो है वो हम देखने वाले हैं। ओके चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन बोर्ड, सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट तो हो गया है हमारा। रिस्पॉन्स करेंगे। क्या दिया बेटा? जोस्टेरोफाइलम बिलोंग्स टू विच पीरियड? क्या कहा यहाँ पे? जोस्टेरोफाइलम जो है किस पीरियड से बिलोंग करता है? पढ़े आप लोगों ने? याद आ रहा है किसी को जोस्टेरोफाइलम था या नहीं था? वेरी गुड, चलो बहुत से लोगों के आंसर आ गए हैं, ग्रेट। सिल्यूरियन पीरियड जो है, ये पीरियड जो होता है जहां पे जोस्टेरोफाइलम जो है ये बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेयर मोस्ट अबंडेंट इन सीनोजोइक एरा? सीनोजोइक एरा में कौन मोस्ट अबंडेंट है? हर्ष बेटा आप गलत हो गए। गुड कलर्स, गुड कल्याणी, गुड सुजल। एंजियोस्पर्म जो होते हैं ये मोस्ट एबंडेंट होते हैं सीनोजोइक एरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फीचर्स बिलोंग टू मैमल्स? मैमल से बिलोंग करने वाले फीचर्स बताएंगे कौन से है? वेरी गुड, विविपेरस भी है। सेंसिंग ऑर्गन आ गए थे जिसकी वजह से वो डेंजर से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा इंटेलिजेंसी लेवल भी उसमें बन चुका था। मींस 54 का करेक्ट आंसर सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे। What can be said to be the success story of man in evolution? अभी ये वाला पार्ट होने का है हमारा, लेकिन फिर भी यही वाला पार्ट आपका द लिविंग वर्ड में भी आप लोगों को आएगा, ठीक है? नहीं बेटा, ऑल ऑफ दिस नहीं आएगा। क्रेनियल कैपेसिटी का रोल नहीं रहता है, लैंग्वेज स्किल्स का नहीं आता, सेल्फ कॉन्शियसनेस इसका करेक्ट आंसर आएगा। करेक्ट आंसर जो रहेगा 55 का वो आएगा बी। ओके, कोनिफर्स, कोनिफर्स जो है मोस्ट एबंडेंट, कहां पे थे मोस्ट एबंडेंट कोनिफर्स? मीजोजोइक एरा। ये सारे बेटा डेटा बेस्ड है, ठीक है? अभी जितना भी पार्ट हम लोग यहाँ से जो स्टडी कर रहे हैं ये आपका जो है ये आपको याद रखने वाले डेटाबेस क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये वाले पार्ट आप याद रखोगे। सीड फंड कब इवॉल्व हुआ? देखो ये सारा पार्ट कहाँ से आ रहा है, वो एक डायग्राम से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो सीड फंड जो है इवॉल्व फ्रॉम, क्या आएगा? साइकेड, निटेल्स, कोनिफर्स, प्रोजिम्नोस्पर्म। वेरी गुड बेटा, सीड फंड जो है इवॉल्व फ्रॉम द प्रोजिम्नोस्पर्म। निटेल्स नहीं है बेटा कलर, ठीक है? प्रोजिम्नोस्पर्म जो है वहां से सीड फंड इवॉल्व हुआ है। ओके, एनसीईआरटी शेयर करते हैं तब आपको समझेगा कि देखो क्या क्या देख लिया हम लोगों ने। अभी ये सीड फंड दिख रहा है आपको जो कि प्रोजिम्नोस्पर्म, ऐसे क्वेश्चन के फॉर्म में आते हैं ना बेटा, तब हमको याद आता है कि ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है? एक ये भी हम लोगों ने देखे। इसके पहले कोनिफर्स जो है मोस्ट एबंडेंट, ठीक है? अभी ये इसका क्वेश्चन नहीं है, बाकी चीज तो हमारी हो गई है। ओके, अभी याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अभी हम लोग। अब हम एडाप्टिव रेडिएशन के क्वेश्चंस देखेंगे। पहला डायग्राम आपको जो दिख रहा है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? तो इस डायग्राम से नाम ही मैंने पहले बता दिया आपको, तो ऑब्वियसली इसका आंसर तो ए ही आएगा। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है इसे डिफाइन करेंगे, मैं आपको वॉइस में एक्सेस दे रहा हूं। जेनेटिक ड्रिफ्ट को आप लोग डिफाइन करोगे, क्या होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट? रिस्पॉन्स में क्विकली अनम्यूट करो अपना फोन और आंसर दो। ये मत सोचो कि बाजू वाला क्या सोचेगा,
यदि आप ये सोचते रहे तो फिर हमेशा हम यही सोचते रहेंगे, लाइफ में आगे नहीं बढ़ेंगे। चांस मिला है, आंसर दो। जल्दी जल्दी। गौरव, आपका इवोल्यूशन कंप्लीट हो गया या कुछ रह गया है? माइक खराब हो गया कलश का। ठीक है, आप चैट में रिस्पॉन्स करो, आया वैसे रिस्पॉन्स। बाकी लोग, ईश्वरी नहीं दिख रही मुझे आज। ओके, वेरी गुड। बाकी लोग, साहिल का आंसर आ रहा है। ओके ग्रेट। डिम्पल का भी आंसर सही आ रहा है। जेनेटिक ड्रिफ्ट। हाँ बेटा सुजल बोलो। सर यस। सर आई एम ऑडिबल। हाँ बोलो बेटा, थोड़ा लाउडली बोलो। सर ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रॉयड बाय नेचुरल डिजास्टर्स। ओके ग्रेट। मृणाली का आंसर बहुत करेक्ट एंड परफेक्ट आया अभी तक के। जेनेटिक ड्रिफ्ट, देखिए बेटा इसमें 2 से 3 कीवर्ड याद रखना है। एक तो आपको याद रखना है बाय चांस। क्या चीज? बाय चांस। क्या हो रहा है बेटा, जो एलिल का फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और ये कहाँ पे होगा, कहाँ देखने को मिलेगा, ये ओनली ऑन स्मॉल पॉपुलेशन में ही देखने को मिलेगा, बाकी और जगह कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो बाय चांस एलिल की फ्रीक्वेंसी स्मॉल पॉपुलेशन में चेंज हो रही है, ये कहलाता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। उसका एक इफेक्ट है फाउंडर इफेक्ट और दूसरा है बॉटल नेक इफेक्ट। दोनों में क्या डिफरेंस है? फाउंडर इफेक्ट और बॉटल नेक इफेक्ट में क्या डिफरेंस आता है? देखिए बेटा, हमारा रिवीजन चल रहा है और एमसीक्यू चल रहे, तो जो क्वेश्चंस और जो ऑप्शंस आ रहे हैं ना, उसका भी हमें एक्सप्लेनेशन अभी आना चाहिए। बताएंगे। फाउंडर इफेक्ट क्या होता है बेटा? कोई भी आंसर दो जल्दी से। नहीं आ रहे आंसर। वॉइस में तो कोई भी एक्सेस नहीं ले रहा, सबको डर लग रहा है वॉइस में बोलने में, है ना? ये एक स्मॉल पॉपुलेशन है, इसमें दोनों टाइप की पॉपुलेशन मिलेगी, कुछ ब्लू वाली है कुछ रेड वाली है। इसमें से कुछ पॉपुलेशन यहाँ से क्या हो गई, बाहर निकल गई, बाकी बाय चांस सब डिस्ट्रॉय हो गया। फिर ये आपस में क्या माइग्रेट कर गई है। तो जब स्मॉल पॉपुलेशन माइग्रेट कर गई, वो इंटरब्रीड करके एक न्यू पॉपुलेशन को बनाएंगी, तो ये पहले वाली पॉपुलेशन के कंपैरिजन में एक नया कुछ अलग टाइप का वहाँ पे पॉपुलेशन बनेगा। तो इस टाइप का जो इफेक्ट है वो क्या कहलाता है, फाउंडर इफेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है ये इफेक्ट? ये इफेक्ट जो है फाउंडर इफेक्ट कहलाता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भी क्वेश्चन नंबर 59, स्मॉल एरिया लार्ज पॉपुलेशन। रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का। वेरी गुड, कलर्स का आंसर सही आया था इसके पहले वाला। देखो सबसे पहले पॉलिकोसोर्स रहता है, फिर उसके बाद थीकोडोंट आता है, फिर थेरेप्सिड आता है, और फिर डायनासोर आता है। मीन्स इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए आएगा। ये देखिए हम लोगों ने इसके पहले जो है, पहले था कि बाद में था डायग्राम? ये पढ़े थे हम लोगों ने। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। क्या दिख रहा है आपको? यहां से कौन सा चेन बता रहा है बेटा, ये वाला। पॉलिकोसोर्स, थीकोडोंट, थेरेप्सिड और
फिर उसके बाद क्या आ रहा है बेटा, डायनासोर। तो करेक्ट सीक्वेंस हमें इस क्वेश्चन में जो है ये फाइंड करना है। तो देखो पॉलिको अरेंज असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ रेप्टाइल्स, क्वेश्चन हमें मालूम होना चाहिए ना। ओके, तो पॉलिकोसोर, थीकोडोंट, थेराप्सिड, डायनासोर। ईश्वरी क्लास में लेट ज्वाइन किया। चलो नेक्स्ट, हाउ मेनी फैक्टर अफेक्ट हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, बताइए अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। नाम भी चाहिए मुझे उसके। हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में कौन कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट कर रहे थे, नाम मालूम होना चाहिए। नंबर 1 क्या आएगा, वेरी गुड कल्याणी, जल्दी से यार, एक साथ सारे भेजो, एक एक भेजोगे तो मजा नहीं आएगा। ओके ग्रेट, ओके बेटा ईश्वरी। जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो नंबर 1, सेकेंड जेनेटिक ड्रिफ्ट, थर्ड म्यूटेशन, फोर्थ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, और फिफ्थ कौन सा है, कौन सा रह गया है, जल्दी बताओ अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। नेचुरल सिलेक्शन मींस इस तरह से टोटल कितना आएंगे, 5 आएंगे, याद रखना है बेटा, नॉन रैंडम नहीं आएगा। फैक्टर जो जेनेटिक इक्विलिब्रियम पे अफेक्ट करते हैं उसमें से कौन सा नहीं है जो अफेक्ट नहीं करता है, बहुत इजी। वेरी गुड, सोमेटिक वेरिएशंस जो है ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि अफेक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिर, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है, द 5 फैक्टर जेनेटिक इक्विलिब्रियम। पहले देख लिया हमने, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन, सारे के सारे आएंगे। नेचुरल सिलेक्शन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप, कैसा होता है बेटा, स्टेबलाइजिंग भी होता है, डिसरप्टिव भी होता है, डायरेक्शनल भी होता है। चलो मुझे डायरेक्शनल का एक एग्जांपल देंगे, डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन का एक एग्जांपल बताएंगे, और पीक लेवल इसमें कैसा जाता है ये भी बताऊंगे जल्दी से। डायरेक्शनल कैसे होता है और इसका पीक लेवल जो है वो कैसे जाता है, और इसका एग्जांपल भी क्या आएगा, ये 3 चीज। वेरी गुड, कलश का आंसर आ गया है। डायरेक्शनल जो है वो शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, पीक लेवल अपने मेन जगह से आगे बढ़ जाएगा। वेरी गुड, तो इसमें कौन सी वैल्यू सिलेक्ट होती है, एक्सट्रीम वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू, दोनों भी नहीं। अरे यार डायरेक्शनल की बात हो रही है ना, वन एक्सट्रीम वैल्यू जो है फेवर करता है और अनदर एक्सट्रीम वैल्यू और एवरेज वैल्यू जो है एलिमिनेट हो जाती है। और हमेशा बेटा जो मीन होगा नेचुरल सिलेक्शन में, मीन वैल्यू वो हमेशा चेंज हो जाती है। देखो जैसे कि सपोज इस तरह से हमने ग्राफ बनाए थे, ये एक एक्स और वाई एक्सिस में, तो ये यहां से ऐसा आगे इधर सरक गया, तो ये आगे सरकने की वजह से क्या हुआ, मीन वैल्यू बदल गई। पहली चीज तो ये अभी यहाँ पे था, यहां से भी यहाँ आ गया, मतलब यहाँ से ये इधर आ गया। तो अब यदि हम इसको इस तरह से देखें तो याली पॉपुलेशन तो डिस्ट्रॉय हो गई, इधर की भी डिस्ट्रॉय हो गई, इधर की उसने एक सिलेक्ट किया, मतलब एक एक्सट्रीम वैल्यू को खत्म कर दिया है, एक एक्सट्रीम वैल्यू को सिलेक्ट कर लिया है, मीन वैल्यू को भी खत्म कर दिया है। तो हमेशा इसका जो मीन है मतलब एवरेज वैल्यू को भी खत्म कर दिया, तो मीन जो है ये क्या हो जाएगा, हमेशा जो रहेगा पिक जो है एक डायरेक्शन से आगे चेंज हो गया है, तो मीन वैल्यू भी क्या हो गई, इसमें चेंज हो गई है। ओके ठीक है बेटा ईश्वरी, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, समझ में आ गया, डायरेक्शनल ये कहता है। अब मुझे डिसरप्टिव के टाइप्स बताएंगे और तीनों भी चीज बताओगे, मीन वैल्यू कैसी होंगी, ग्राफ कैसे बनेगा, और कौन सा एग्जाम्पल भी बताना बेटा। इसके पहले एग्जाम्पल जो है वो कौन सा आएगा, कुछ लोगों ने दिए थे नेचुरल सिलेक्शन जो है, करेक्ट आंसर था बेटा इंडस्ट्रियल मैनरिज्म और
डीडीटी रेजिस्टेंस पेस्ट जो है डायरेक्शनल में आता है। डिसरप्टिव बताऊंगे अभी। टू एक्सट्रीम जो है वो क्या हो रहा है, सिलेक्ट हो रहा है। वेरी गुड। एवरेज वैल्यू क्या होंगी इसमें, रिजेक्ट हो जाएगी। तो दो पिक मिलेंगे हमको यहां पर। ओके, वेरी गुड। स्क्वायरल का एग्जांपल आता है इसमें, ग्रेट। सेल पैटर्न जो है ये आता है, वेरी गुड। और स्टेबलाइजिंग जो है ये क्या होता है बताओ, स्टेबलाइजिंग में क्या होगा, एग्जांपल बताओ स्टेबलाइजिंग का। कलर्स को एक बार सारे बताना है। मोर्टेलिटी इन ह्यूमन बेबी, वेरी गुड। देखो बेटा कौन सा वाला है, स्टेबलाइजिंग। स्टेबलाइजिंग में ये जो है हमारा एवरेज या फिर नॉर्मल फिनोटाइप को सिलेक्ट कर लिया जाएगा, एक्सट्रीम वाला जो है खत्म हो जाएगा। तो इसकी वजह से जो एवरेज वैल्यू जो रहेगी मीन, वो कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है, जैसे कि आप देखना ह्यूमन की पॉपुलेशन में कभी भी जो न्यूबॉर्न जो बर्थ करते हैं, तो जो सरवाइव करते हैं वो 5 kg वाले भी नहीं करते, 10 kg वाले भी नहीं करते, 1 kg वाले भी नहीं करते। सरवाइव जो है वो कौन करते हैं, जो मीडियम कैरेक्टर रहते हैं, 2 से 3 kg वेट वाले ही बच्चे जनरली सरवाइव करते हैं। ओके, हाँ बेटा एग्जांपल बता रहा हूँ। पहला स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में क्या आएगा बेटा, जो न्यूबॉर्न जो है उसमें जो मोर्टेलिटी होती है, ठीक है, क्या चीज, जो डेथ रेट जो हो रहा है, मोर्टेलिटी, ये किसमें, ह्यूमन बेबी जो होता है उसमें। तो ये स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन का एग्जांपल है। डायरेक्शनल में जैसे डीडीटी हमने छिड़क दिए मान लो, तो डीडीटी से जो रेजिस्ट हो गए, या फिर इंडस्ट्रियल मेलानिज्म के बाद जो मौत का जो डेवलपमेंट हुआ है, वो किस में आ जाएगा, डायरेक्शनल में आ जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव में क्या होगा बेटा, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कॉर्नर के पीक आ रहा है और नीचे वाला पीक ऐसा डाउन हो जा रहा है। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल्स यदि हम देखें तो इसमें जनरली क्या है, जो लिम्पेस्ट जो होते हैं, लिम्पेस्ट, उसका जो सेल पैटर्न जो होता है, जैसे मॉलुस्का की हम बात करें ना, मैराइन मॉलुस्का, तो उसमें जनरली क्या होता है, दोनों भी जो पीक है, मतलब जो एवरेज वैल्यू है वो कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाती है। ठीक है, प्रीडेटरीज और बर्ड्स, ठीक, ये आता है। तो जनरली आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा भी जाएगा, तो जैसे मैंने रेड का एक एग्जांपल दिया था आपको, वो भी याद रख सकते हो आप। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेरिएशन किसकी वजह से होगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 65। सारे आएंगे। म्यूटेशन, डीएनए का सीक्वेंस जो होता है, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आएंगी, चेंजेस आ सकता है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जब गैमेटोजेनेसिस होती है, क्रॉसिंग ओवर होता है। सेल डिवीजन का पैकेटिंग स्टेज, जिसमें जो नॉन सिस्टर कॉम्बिटेड होंगे उनके बीच में क्या होता है, सेगमेंट एक्सचेंज होते हैं। और जीन फ्लो और जेनेटिक ड्रिफ्ट मींस एलील का फ्रीक्वेंसी चेंज होता है। ये सभी कंडीशन पे वेरिएशंस आएंगे। और सभी कंडीशन पे वेरिएशन आ रहे हैं, तो ये हार्डी वेनबर्ग के प्रिंसिपल को अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये बताओ। नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हार्डी वेनबर्ग ने क्या बोला था, एलील की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेंगी, 1 के इक्वल होंगी, कभी भी चेंज नहीं होंगी। जब ऐसा होता है तो इवोल्यूशन नहीं होता है। लेकिन यदि ये सारी कंडीशन आएंगी तो एलील फ्रीक्वेंसी वहां पे क्या होगा, चेंज हो जाएगा। और चेंज होगा मतलब उस टाइम पे क्या होगा, इवोल्यूशन होगा। और इवोल्यूशन का होना हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को अप्लाई नहीं करवाता है। हुगो डे वेरिज ने किस प्लांट में अपना काम किया था, उसका साइंटिफिक नेम आप बताएंगे। साइंटिफिक नेम बताना है आप लोगों को। देखते हैं कितने लोगों को याद है। कलश को याद है बेटा, साइंटिफिक नेम पूछ रहा हूं मैं। तेजस्विनी को याद है, वेरी गुड। मानो बेटा आप तो आउट ऑफ ट्रैक जा रहे हो। सुजल बेटा मैंने आपसे साइंटिफिक नेम पूछा हूं।
इवनिंग प्राइम रोज नहीं, इवनिंग प्राइम रोज का साइंटिफिक नेम जो है वो क्या है? ओनियोथेरा, याद आ रहा है? लेमार्कियाना। वेरी गुड बेटा सुजल, ओनियोथेरा लेमार्कियाना। ओके, म्यूटेशन जो है वो कैसा होता है? डायरेक्शनल लेस होता है, रैंडम और डायरेक्शनल होता है, स्मॉल वेरिएशन एंड डायरेक्शनल होता है, या फिर इवोल्यूशन में किसी भी टाइप का इसका रिस्पॉन्स नहीं होता है? क्या आएगा बताएंगे आप लोग? सी कैसे आएगा? नो बेटा नेहा, नो बेटा सुजल। देखिए आप अकॉर्डिंग टू डार्विन जाएंगे तो आप गलत हो जाएंगे, और डार्विन ने म्यूटेशन की बात की ही नहीं थी। डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन दिया था। म्यूटेशन जो है वो डायरेक्शन लेस और रैंडम होता है। ठीक है, कैसा? डायरेक्शन लेस एंड रैंडम। देखो अब आप कहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं, एनसीईआरटी से ही शेयर करता हूँ मैं आपको डेटा, समझा देता हूँ। देखिए बेटा यहाँ पे यदि हुगो डेवरेज देखे तो इन्होंने इवनिंग प्राइमरोज पे काम किया है, और उन्होंने ही आइडिया जो दिया है म्यूटेशन दिया है। ठीक है, तो म्यूटेशन की वजह से ही इवोल्यूशन होता है। ठीक, तो डार्विन क्या बोलता है वो हमें नहीं देखना है। हमें क्या देखना है इसमें एक्चुअली जो डेटा है, तो डायरेक्शन लेस और रैंडम। देखो रैंडम एंड डायरेक्शन लेस, ये म्यूटेशन जो हमें दिया है वो हुगो डेवरेज ने दिया है। बट डार्विन के अकॉर्डिंग वेरिएशंस जो है वो स्मॉल होते हैं और डायरेक्शनल होते हैं। तो डार्विन ने बेटा म्यूटेशन की बात की ही नहीं थी, और म्यूटेशन की बात जब डार्विन ने किया ही नहीं था तो हमको इस स्टेटमेंट पे नहीं जाना है, क्योंकि म्यूटेशन का कंसेप्ट तो हुगो डेवरेज ने दिया। फिर कई स्टूडेंट आते हैं मेरे पास, सर एनसीईआरटी में ये भी दिया है ये भी दिया, दोनों सही होना चाहिए। ऐसा कैसे हो जाएगा भैया? आप बोलते सर एनसीईआरटी में दिया है, तो एनसीईआरटी में डार्विन जो है वो एक्सेप्शन है म्यूटेशन को लेकर के, समझे? तो हमें वहां पे नहीं जाना है। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर जो है 67 का क्या आएगा? ए आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, सिलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। रिस्पॉन्स करेंगे, आंसर देंगे। गौरव बेटा आपके एक भी आंसर नहीं आ रहे, क्लास में हो क्या गौरव? क्लास में दिख तो रहे हो, ऐसा तो नहीं कि फिर फोन ऑन है और आप गायब हो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। वेरी गुड, चलो यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट के आंसर आ गए हैं। फॉल्स स्टेटमेंट थोड़ी देर पहले ही हमने देखे थे। ठीक है, अब फॉल्स स्टेटमेंट में यदि हम जाए तो म्यूटेशन रैंडम एंड प्रोग्रेसिव इन नेचर, थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था अकॉर्डिंग टू डार्विन। ठीक है, रैंडम हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि रैंडम जो होता है ये हमको हुगो डेवरिस ने दिया है। तो क्वेश्चन का आंसर बेटा इसी से आप निकाल सकते हो। क्या बोला है? फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, डार्विन वेरिएशन स्मॉल और डायरेक्शनल होते हैं, सही है। साल्टेशन सिंगल स्टेप लार्ज स्टेप म्यूटेशन होता है। ठीक है, सिंगल और लार्ज स्टेप म्यूटेशन होता है। ओके, ब्रांचिंग डिसेंट का मीनिंग क्या होता है? ओके बेटा गौरव, कोई बात नहीं, आपका हो तो गया होगा ना यार, इवोल्यूशन पढ़ के नहीं हुआ बेटा अभी तक के गौरव? चलो कोई बात नहीं, फिर भी हर चीज आपका मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक, ग्रेट, कोई बात नहीं। लेक्चर्स अवेलेबल है बेटा यूट्यूब पे, आप वहाँ पे स्टडी कर सकते हो। हाँ देखिए, ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन दो की कॉन्सेप्ट है इवोल्यूशन के। तो बात तो सही है, बट ब्रांचिंग डिसेंट का मीनिंग क्या होता है ये बताइए मुझे। हेलो यार, रिस्पॉन्स जल्दी दोगे तो मजा आएगा, आगे जल्दी जल्दी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। या आज भी सिर्फ 50 क्वेश्चन ही करना है, ऐसा कुछ तो नहीं है। आंसर डी है वो तो ठीक है, मैं क्या पूछ रहा हूँ ब्रांचिंग डिसेंट का मीनिंग क्या है?
वेरी गुड। ब्रांचिंग डिसेंट का मीनिंग क्या होता है? कलर्स का आंसर आया है, एडाप्टिव रेडिएशन। ओके, और एडाप्टिव रेडिएशन में हम लोगों ने दोनों देखे थे, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन दोनों देखे थे। ओके, म्यूटेशन इसमें बेटा क्या फॉल्स लग रहा है आपको ये बताओ, आंसर तो ये है, अब फॉल्स क्या लग रहा है ये बताएंगे। मैंने आप लोगों को माइक में भी एक्सेस दिया हूं, तो आप लोग वहां से भी आंसर दे सकते हो। क्या करेक्शन दिख रहा है इसमें? सर वो प्रोग्रेसिव नहीं होता है ना हाँ, हमेशा। वेरी गुड, गुड शुभम। ठीक है, ये क्या है, प्रोग्रेसिव नहीं होता है। कैसा होता है? डायरेक्शनल होता है। वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इज नॉट, देखो एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा ना ऐसा, तो ये वाले पार्ट को आप अंडरलाइन कर दो। ठीक है, हाँ डायरेक्शनल होना चाहिए वहां पर। जब भी एग्जाम में आएगा तो आप यहाँ पे अंडरलाइन कर दो। और क्या बोला है? नॉट करेक्ट। आगे क्या है? किसके रिस्पेक्ट में पूछा है नॉट करेक्ट? तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। आपको मेरी ट्रिक अब याद आएगी बेटा, कितने लोगों को याद है देखते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं आप लोगों के लिए। हाँ, बताएंगे बेटा अभी। बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। मैंने क्या कहा था, सिर्फ एक पिक्चर आपको याद रखनी है। सिर्फ अभी तक सुजल डिम्पल दो लोग सही हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने एक एक चीज बेटा, एक एक ट्रिक बताया हूँ। और ये वाले डायग्राम तो आपको याद रखने वाले ही नहीं है। वेरी गुड नेहा। नो बेटा कलर्स, क्या कर रहे हो? नो साइली। देखो इसमें टेल पीछे है, इधर पीछे है, इधर पीछे है, इधर भी पीछे है। इसमें टेल इधर है, ठीक है, ये भी टेल पीछे है, बट ये ऐसे टर्न हो गई है, इसमें पीछे है। आंसर तो यही आएगा ना, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन पूछा है। ओके, क्या पूछा है? कन्वर्जेंट। देखो ट्रिक आपको मैंने याद करवाई थी लास्ट टाइम, एनसीईआरटी में आते हैं। किधर गया अपना ये वाला? देखिए इसमें हमको क्या चीज याद रखना था। एक तो हम लोगों को यहाँ पे जो याद रखना था, प्लेसेंटल मैमल्स, और दूसरा ऑस्ट्रेलियन मॉर्सिपियल्स। जितने भी प्लेसेंटल मैमल्स हैं सबके नाम सिंगल वर्ड से है, एक्सेप्ट फ्लाइन एक्स स्क्वायरल को। ठीक है, बॉब कैट की भी बात कर लो आप, या फिर लास्ट में आपका जो आता है वॉल्फ। ठीक है, तो ये देखो ये जितने भी आपको नाम दिख रहे हैं, ये सारे इसके नेम जो है फ्लाइंग स्क्वायरल को छोड़ के सिंगल इसमें है। बट इधर सभी के नाम जो है वो डबल है, दिख रहे हैं आपको, सारे नेम डबल है। तो आपको तो यहीं पे एक चीज याद हो जाती है। सेकंड हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखे थे बेटा? टेल। इधर टेल पीछे है, इसकी भी पीछे से आके ऐसी आ रही है, लेकिन है पीछे। इधर भी पीछे है, इधर भी पीछे, इधर भी पीछे, पीछे पीछे। बट वहां पे कंफ्यूज थोड़ा सा क्या कर दिया, माउस को उठा के ऐसे घुमा दिया है, सिर्फ यही कंफ्यूज किया है। तो आपको उस डायग्राम के बेसिस पे आपको पहचानना है क्या है। ठीक है, इधर इसमें इधर आ रही, इसमें इधर आ रही, ये देखो मार्सुपियल माउस, मतलब वो जो माउस है और ये जो माउस है दोनों भी इधर ही जा रहा है। ठीक, फिर इधर देख लो, इधर देख लो, ये दो चीज इसमें याद रखना, बाकी सबकी तो इधर ही आ रही है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इस पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम उसको उल्टा किया है। हमको क्या है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग क्या बोला? अच्छा नॉट करेक्ट बोला है ना। हाँ सही बात है, नॉट करेक्ट। तो ये देखो ना दोनों भी, हाँ हाँ सही बात है। ये जो दोनों है यहाँ पे, ये दोनों एक जैसे आने चाहिए ना। तो ये इधर आ गया ना, ये इधर नहीं आएगा, दोनों का जो टेल है वो एक ही साइड में जा रहा है, इस तरह से आएगा, ये करेक्शन आएगा उसमें। समझे? हेलो, अभी सही है? चलो नेक्स्ट इस पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबायोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? चलो रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से। व्हाट डू मीन बाय अबायोजेनेसिस?
चलो 4 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको यहाँ पर ऑन योर स्क्रीन बोर्ड। बायोजेनेसिस मीन, स्पॉन्टेनियस जनरेशन को ही अबायोजेनेसिस कहते हैं। वेरी गुड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वायरस का ओरिजिन नहीं होता है, लाइव लिविंग ऑर्गेनिज्म से होती है तो बायोजेनेसिस हो गई। नॉन लिविंग से होती है, बट एक्चुअली अबायोजेनेसिस का मीनिंग क्या होगा वो हमें पता करना है। यहाँ पे नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे दिया, ये गलत हो गया, इसलिए ऑप्शन डी नहीं आएगा। कुछ लोग बोल रहे हैं ऐसा डी क्यों नहीं हो सकता, बेटा ऑर्गेनिज्म नहीं आएगा ना। ओरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर बोलते तो ऑप्शन डी पे हम आ सकते थे, बट अबायोजेनेसिस का डायरेक्टली हम स्टेटमेंट देखें तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन होता है कि नहीं। तो ये छोटी सी गलती आपकी भारी पड़ सकती है, तो ये इस तरह से ये वाला स्टेटमेंट आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास्चर एक्सपेरिमेंट जो है, ठीक, एंड सिमिलर वंस दैट फॉलो कन्वीनियंट क्या है, कन्विंस्ड मोस्ट ऑफ द पीपल दैट स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ लाइफ डिड नॉट हैपन बिकॉज। पास्चर ने क्या किया था बेटा, डायरेक्टली एक ही नाम आपको याद रहेगा तो इसका आंसर याद आ जाएगा। देखो एक नाम याद रहने से जरूरी नहीं है कि आपका वो आंसर उसी के अकॉर्डिंग सही रहेगा। चलो वेरी गुड, 71 का करेक्ट आंसर डी आएगा। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया था, इस तरह से एक फ्लास्क लिया था, ये फ्लास्क हो गया, फ्लास्क में उसने यहाँ पे ईस्ट और शुगर सस्पेंशन रखा और कुछ टाइम के बाद उसको ओपन ही रखा, तो उसने देखा कि ये यहाँ पे न्यू ग्रोथ देखने को मिली। फिर उसने क्या किया, इस तरह से एक एस शेप नेक वाली जो है एक ट्यूब उससे कनेक्ट कर दी, फिर इधर से उसको बॉयल किया और कुछ टाइम तक क्या रखा, तो उसको यहाँ पे कोई भी ग्रोथ देखने को नहीं मिली। और जब उसने इसको तोड़ दिया तो यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली। मतलब स्वान नेक फ्लास्क जो है, ठीक, मीन्स वो ही क्या करता है, उसको तोड़ने से कंटामिनेशन होता है और न्यू ग्रोथ वहां पे देखने को मिलती है, ठीक, जिससे लोगों को बिलीव हुआ कि नहीं ये जो बोल रहे हैं बात सही है। अर्ली बिलीव जो था स्पॉन्टेनियस जनरेशन में, स्पॉन्टेनियस ओरिजिन ऑफ लाइफ, इसको जो डिस्प्रूव किया था वो साइंटिस्ट कौन से थे? सिंपल, कौन थे बेटा? लुइस पास्चर। इन्होंने ही तो नॉन लिविंग मैटर से लाइफ आती है इसको डिस्प्रूव किया। ठीक है, 3 साइंटिस्ट थे इसके साथ, एक स्पेलेंजली था, दूसरा फ्रांसिस्को रेड्डी था और लुइस पास्चर। ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है, ऐसा किसने बताया था बताओ? Who said that organism develop from pre-existing organism? सिंपल, थोड़ी देर पहले तो देख रहे थे यार हम लोग, लुइस पास्चर ही तो आएगा। ओके, नेक्स्ट, आइडिया दैट लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ इज रिफर्ड, इस थ्योरी को क्या कहते हैं? बायोजेनेसिस थ्योरी। वेरी गुड। देखो क्या होता है, देखो बायो का मतलब क्या होता है बेटा, बायो का मीनिंग होता है लाइफ, लिविंग। ठीक है, क्या चीज, लिविंग या फिर लाइफ का आना। फिर जेनेसिस, जेनेसिस मीन्स क्या होता है, जनरेटिंग, तो एक लाइफ से लाइफ जनरेट हो रही है। ठीक है, तो उस थ्योरी को क्या कहते हैं, बायोजेनेसिस थ्योरी। 75, लाइफ वाज क्रिएटेड सम सुपर नेचुरल पावर, ये कौन सी थ्योरी है? वेरी गुड, ये है स्पेशल क्रिएशन थ्योरी। लाइफ केम फ्रॉम आउटर स्पेस, इस थ्योरी को क्या कहते हैं, किसने दिया था? मानो बेटा कहाँ जा रहे हो आप, कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, चेक करो एक बार। नो बेटा साहिल, कलश आप सही हो, वेरी गुड तेजस्विनी। बेटा वंट हेलमुंड नहीं था तेजस्विनी? अच्छा, लास्ट क्वेश्चन का दिए थे, ठीक है।
लाइफ जो आउटर स्पेस से आया उस थ्योरी का नाम क्या क्या दिया है बेटा हमारे एनसीईआरटी में, बताएंगे जल्दी से। वेरी गुड कलश। साइंटिस्ट का नाम है रिक्टर, पेंसपर्मिया कहते हैं उसे। आज मेरा मार्क करना बहुत स्लो चल रहा है, ठीक है, तो मैं ज्यादा राइट नहीं करूंगा, राइट करूंगा भी तो बहुत सारे कीवर्ड वहां पे छूट जा रहे हैं, ठीक। तो पेंसपर्मिया मतलब मेटेरॉइड्स थे जहां पे बहुत सारे स्पोर्स थे, इसका ब्लास्ट हुआ तो स्पोर्स बाहर आ गए, बाहर आने के बाद फिर उससे एक नया लाइफ आया, ठीक है। और ये कहाँ से आए थे, ये आउटर स्पेस से आए थे। इसे कॉस्मोजोआ भी कहते हैं। किसने दिया था, रिक्टर ने दिया था। तो ये जो थ्योरी है इस बात का प्रूफ है। आगे नेक्स्ट, अर्थ कब फॉर्म हुआ था। तो ये देखो, ये ऐसा डेटा आएगा ना तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा, लेकिन एग्जाम में ऐसा डेटा नहीं आएगा। आपको डेटा मिलेगा 4.5, आपको डेटा मिलेगा 4.7, आपको डेटा मिलेगा 4.3, ऐसा। हाउ लॉन्ग एगो वाज द अर्थ फॉर्म। कुछ लोग आंसर गलत दे रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हो यार। सिंपल मालूम है कि 4.6 बिलियन ईयर एगो अर्थ फॉर्म होता है, फिर ऐसा क्यों कर रहे हो। कल्याणी क्या है बेटा ये, ईश्वरी, गौरव, डॉट भूल गए आप। 20 बिलियन ईयर एगो तो ब्लास्ट हुआ था। सोलर सिस्टम कब फॉर्म हुआ है वो हमको याद रखना है ना। ओके, अब देखो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी यदि हम जाए, ठीक, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी यदि हम जाए तो उसमें हम लोगों को 20 बिलियन ईयर एगो जो है एक ब्लास्ट ये बताया है, ठीक है। और अर्थ जो है 4.5 बिलियन ईयर बैक बताया है, बट हमारे को ऑप्शन में नहीं दिया, तब हम 4.6 पे जाएंगे, ठीक है। नहीं तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा 4.5। और यहाँ अर्थ की बात हो रही है, यूनिवर्स या सोलर सिस्टम की बात नहीं हो रही। लेकिन फिर भी देखो यदि हम इसको हटा दे तो सोलर सिस्टम हम देखें तो वो 4.6 बिलियन ईयर एगो है, ये मैंने आपको क्लास में भी बताया। और जब सोलर सिस्टम बना तो उसमें सन बना, बाकी के जो भी प्लानेट है अलग अलग जो है वो सारे बने, उसमें से एक हमारा अर्थ भी बना, नेपच्यून, प्लूटो, वो सारी चीजें वहां पे फॉर्म हुई थी, ठीक है। ऐसा हम लोगों ने देखे थे। चलो, यूनिवर्स बेटा 20 बिलियन ईयर एगो फॉर्म हुआ है, ऐसा दिया है। यूनिवर्स उतना ओल्ड है ऐसा बताया है। यूनिवर्स जो है वो बहुत ओल्ड है, 20 बिलियन ईयर ओल्ड। हाँ, तो कह सकते हैं हम फॉर्म हुआ है ना अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी यदि हम जाए तो ऐसा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, सोलर सिस्टम का फॉर्म हुआ है फिर वो पूछा जाए तो फिर हमें वहां पे देना पड़ेगा। चलो, मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ किसने दिया था बेटा, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी की बात हो रही है। ओपेरेन एंड हार्डेन ने दिया था। सुजल क्या कर रहे हो बेटा, डार्विन कहां से आ गया। ओपेरेन जो है ये क्या थे, कहां के थे, कौन थे, बताओ। ओपेरेन रशियन बायोकेमिस्ट थे, मैंने पढ़ाया था आपको, ये क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं बेटा, याद रखना है। ओपेरिन थ्योरी जो है किस पर बेस्ड थी, आंसर स्लो आएंगे तो प्रॉब्लम यही होगा कि मेरे तरफ से स्लो होगा, आपके आंसर बहुत स्लो मिल रहे हैं मुझे। वेरी गुड, ओपेरिन ने केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ बताया है। ओके, क्या बताया है, केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ओपेरिन क्या है क्वेश्चन, क्या प्रेजेंट नहीं था प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन नहीं थी। वेरी गुड, तो ये कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं थे जो आपको नहीं आते हो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में तो आपका स्पीड बढ़ेगा बेटा, 30 सेकंड में सॉल्व करना है आपको। बेसिक कंपोनेंट जो एटमॉस्फेयर में थे प्रिमिटिव अर्थ पे वो कौन से थे, बेसिक कंपोनेंट
सारे ही तो थे, अमोनिया भी था, मीथेन भी था, वाटर भी था। मीथेन था, ओजोन नहीं था, नाइट्रोजन नहीं था। हाइड्रोजन था, नाइट्रोजन था, मीथेन था, वाटर था, नाइट्रोजन नहीं था। अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन, वाटर, करेक्ट ये वाला आएगा। ठीक है, नेक्स्ट 83 क्या पूछ रहा है यहाँ पे, ट्रू स्टेटमेंट। जब भी ऐसा क्वेश्चन आया तो इस पे मार्क करना, समझे। फिर प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर 20% ऑक्सीजन जस्ट लाइक इट इज टुडे कह सकते हैं। ठीक है, ट्रू स्टेटमेंट पहचानना है। तो ये तो ट्रू था ही नहीं बेटा, 20, क्योंकि आज की बात हो रही है, तो आज के अकॉर्डिंग प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं था। ठीक है, ऑक्सीजन अलग था, आज की जैसा नहीं था। उसके बाद रेड्यूसिंग प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर, ये कंट्रीब्यूट कर रहा था ओरिजिन ऑफ लाइफ को, एंड द ऑक्सीडाइजिंग वन टुडे वुड क्या है, हिंडर इट। द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर वाज ऑक्सीडाइजिंग वन एंड टुडे इज रेड्यूसिंग वन। ऐसा है क्या, नहीं है। प्रिमिटिव ऑक्सीडाइजिंग था क्या, नहीं। टुडे नहीं, रेड्यूसिंग नहीं है। It took so long for prokaryotic evolution because the primitive atmosphere screened out the ultraviolet radiation from the sun. अब बताएंगे बेटा कौन सा आंसर इसमें ट्रू आ रहा है। ट्रू पूछा है, वेरी गुड, बी आ रहा है बेटा। प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर रेड्यूसिंग था, जिससे ओरिजिन ऑफ लाइफ बनी। फिर ऑक्सीडाइजिंग जोन आज था, जो पहले हिडन था। तो करेक्ट स्टेटमेंट इसका बी आएगा। स्टेटमेंट को बहुत कंफ्यूज करा है, बहुत ट्विस्ट किया है, और हमको वही समझना है क्या पूछा है। लाइफ जो ओरिजिनेट हुई थी सबसे पहले कहाँ हुई थी, बहुत इजी है, वाटर में। मिलर ने ओरिजिन ऑफ लाइफ प्रपोज किया था, कहां से, कौन सा थ्योरी कहते हैं उसको, chemical synthesis. The first experiment on chemical evolution and origin of life was carried out by 86 का आंसर देंगे। यूरे एंड मिलर, उन्होंने ही तो दिया था। ओके, स्पार्क डिस्चार्ज एपरेटस किसने डिजाइन किया था, ऐसा भी पूछा जा सकता है, सेम क्वेश्चन। यूरे और मिलर ने। डायग्राम जो है क्या रिप्रेजेंट करता है बताओ, अभी छोटा कर लेते हैं इसको। ये वाला हुआ था एक बार, है ना, ये वाला हो गया ना। ए पे इलेक्ट्रोड है, बी पे क्या आना चाहिए फिर, अमोनियम मिथेन वाटर हो सकता है। सी पे क्या आना चाहिए, सी पे क्या आना चाहिए, कंडेंसर। ये क्या आएगा, ट्रे। कई लोग ए आंसर दे दिए, कहीं से कहीं तक ए नहीं आ रहा है। डी पे वैक्यूम है, ठीक है। ई यू से ट्रे है। सी दिया क्या उसने, हाँ सी हॉट वाटर, हाँ सही बात है, सही हो बेटा आप। एग्जाम का क्वेश्चन है क्या है, हाँ करेक्ट, यू आर करेक्ट। ओके, हेलो, एक और बार चेक कर लो। मैं थोड़ा सा उसको आगे का पेज भी आपसे शेयर कर देता हूं, देख लो, अभी डायग्राम देख लो। ए इलेक्ट्रोड, बी चेक कर लो, अमोनिया हाइड्रोजन और वहां पे वाटर दिया है, ए में, और मीथेन दिया है। यहाँ पे अमोनिया हाइड्रोजन वाटर मीथेन दिया है। फिर सी जो है वो कोल्ड वाटर दिया है, डी वैक्यूम दिया है, और ई यूसेप ट्रे दिया है। अभी ईश्वरी सही है, बाकी सब गलत है। स्टेटमेंट चेंज कर रहे हो क्या आप लोग, सही तो बात है ना बेटा। इधर से हम कूलिंग वाटर डाल रहे हैं, इधर से हॉट वाटर बाहर आ रहा है। यहां से जो ऐड करेंगे कूल वाटर, ये हॉट वाटर थोड़ी आएगा। ये तो यहाँ पे हमारा कंडेंसर लगा हुआ है ना, यहाँ पे तो भाप वेपर्स आ रही है, उसको हमको कूल करना है। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका सी आएगा, नॉट अ डी। आप समझाए, ऐसे छोटी छोटी चीज कंफ्यूज करती है बेटा एग्जाम में, ये मालूम होना चाहिए हमें। ओके, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अभी हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे जो कह रहा है वो हम देख लेते हैं।
The finding of Miller experiment on origin of life have provided evidence for, क्या था, कौन सा एविडेंस था, क्या प्रोवाइड करता है? ओपर इन हार्डिंग की थ्योरी है, उनके थ्रू तो हमको बेटा एविडेंस मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, स्टैनले मिलर जो फेमस हुए थे एक्सपेरिमेंट में, तो ये कहाँ के थे? यूएसए, यूके, कनाडा या और कहीं के थे? यूएसए के थे बेटा। क्या कर रहे हो? स्टैनले मिलर ने जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जिसमें प्रोड्यूस हुआ अमाइनो एसिड, कैसे? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के थ्रू। ओके, तो अभी यहाँ पे यदि हम देखें तो जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो था उसको पास किया अमोनिया वाटर मीथेन, और उसके साथ अगेन एक और चीज जो थी उसे क्या कहते हैं, जल्दी से बताएंगे? हाइड्रोजन। अगेन एक डायग्राम है, छोटा सा कर देता हूँ। बताओ ये डायग्राम क्या बता रहा है बेटा, होमोलॉजी या एनालॉजी या दोनों भी, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट? सेम पैटर्न में फंक्शन बदल गए हैं। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन और होमोलोगस ऑर्गन है ये, एसडी बता रहा है, वेरी गुड। ठीक है, होमोलॉजी का डेफिनेशन क्या होगा बताओ, एनालॉजी का डेफिनेशन क्या होगा बताओ? डाइवर्जेंट, एक जगह से ऐसे अलग अलग हो गए, मतलब स्ट्रक्चर और ओरिजिन सिमिलर है, फंक्शन डिफरेंट हो गए। वेरी गुड, तो वो क्या बताता है? डाइवर्जेंट एंड होमोलॉजी। नेक्स्ट, कई स्टूडेंट को यहीं पे कंफ्यूजन रहता है बेटा, तो आप डाइवर्जेंट याद रखना, उससे आप होमोलॉजी क्या होती है और उसका डेफिनेशन क्या होता है और उसके एग्जांपल्स क्या आएंगे, वो सारे चीजें अच्छे से याद रख पाओगे। तो अब बेटा आपके यही वाले एग्जांपल जो है होमोलोगस एनालोगस के, इसका टेस्ट हो रहा है अभी। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप लोग आंसर देते जाएंगे जिससे आपको समझेगा कि क्या क्या यहाँ पे आपका प्रैक्टिस हुआ है कितना। ओके, जो एनर्जी यूज किया था मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट में वो कौन सी थी? इलेक्ट्रिक स्पार्क थी। अर्लीस्ट लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ कैसी थी बेटा? सबसे पहले लाइफ फॉर्म जो अर्थ पे आई थी, केमिकल से एनर्जी ले रहा था बेटा, वो लाइट से थोड़ी ले रहा था, सबसे पहले तो केमिकल से एनर्जी लेगा ना। कीमो हिटेरोट्रॉप थे वो, या सीक्वेंस पढ़ाया था ना मैंने, देखो सबसे पहले कोसार्वेट बना था इस तरह से, ये हमारा वाटर बॉडी है, और ये वाटर बॉडी में यहाँ पे सबसे पहले जो है वो लाइफ आ गई। तो यहाँ पे ये जो सबसे पहले लाइफ जो आई है, तो ये सराउंडिंग मीडियम में जो केमिकल्स है उससे एनर्जी ले रहा था, तो वो कैसा था? खुद नहीं बना पा रहा था ना, तो कीमो हिटेरोट्रॉप था। फिर उसके बाद कीमो ऑटोट्रॉप आए, फिर फोटो ऑटोट्रॉप आए, समझे? फिर साइनोबैक्टीरिया आया। कंसेप्ट ऑफ केमिकल इवोल्यूशन किस पर बेस्ड है बताइए? इवोल्यूशन का कंसेप्ट, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ केमिकल नहीं, सोलर रेडिएशन का इफेक्ट नहीं, इंटरेक्शन ऑफ वाटर एन क्ले, इंटेंस हीट नहीं, पॉसिबल ओरिजिन ऑफ लाइफ बाय कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल अंडर द सुटेबल एनवायरमेंट। ओके, कंडीशन, वेरी गुड। आंसर इसका जो आएगा वो क्या आएगा? डी आएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट, क्या है? प्रोटोबायोन्ट, जिसको क्या कहते हैं? कोसार्वेट या फिर माइक्रोस्फियर। ठीक है, इविसेक इन अ बायोजेनिक ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओके, क्या पूछा इसमें? इनकरेक्ट बोला है कोसार्वेट के अकॉर्डिंग। 4 स्टेटमेंट ऑन योर स्क्रीन बोर्ड। दे वेयर एबल टू रिप्रोड्यूस, दे कुड मेंटेन इंटरनल एनवायरमेंट, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है they were partially isolated from the surrounding, they could separate the combination of molecule from the surrounding। करेक्ट आंसर बताएंगे क्या है इसका? बट आपके एक एक चैट, आपकी एंट्री, एग्जिट, आपका वॉइस एक्सेस,
सारा रिकॉर्ड होता है जॉब में, एक बात याद रखना। कौन से क्वेश्चन पे आपने क्या आंसर दिए, कब आप लीव किए और कब आए हो, ये भी रिकॉर्ड होता है। ठीक, तो यदि आप इस गलत फहमी में होंगे तो ऐसा नहीं है। यदि आप माइक ऑन ऑफ भी करते हो ना तो उसकी भी रिकॉर्डिंग होती है जूम में। आपके हाथ में सिर्फ एक ही चीज का कंट्रोल है, वो कैमरे को ऑन और ऑफ करना। कैमरा ऑफ है तो आप नहीं दिखोगे, लेकिन आपकी एक्टिविटी चैट के थ्रू, माइक के थ्रू, ठीक है, ये सारी दिखेगी। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें आते हैं, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के क्वेश्चंस देखेंगे अभी। ओके, तो बायोलॉजिस्ट डिफाइन इवोल्यूशन एज, क्या आएगा बेटा इसका आंसर? 98 का करेक्ट आंसर क्या आ रहा है? एक हेरिटेबल चेंज हो रहा है, लाइन ऑफ डिसेंट ओवर द जनरेशन, यही बताया था बेटा। इसी को हम बायोलॉजिकल इवोल्यूशन कहते हैं, क्योंकि इनहेरिटेंस कैरेक्टरिस्टिक्स एक्वायर्ड बाय इंडिविजुअल बायोलॉजिकल में नहीं है, ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन नहीं है। ये हम लोगों ने क्या देखे थे बेटा, कहाँ पे देखे थे हम लोगों ने? हम लोगों ने एक बैक्टीरिया ए का कल्चर लेके बी जो बनाए थे उसमें हमने समझे थे, याद है? 97 का करेक्ट आंसर ए है। नेक्स्ट 99, अगेन एक और डायग्राम फिर से, जो कि करेक्टली रिप्रेजेंट नहीं करता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को। अब देखते हैं, थोड़ी देर के पहले मैंने पिक्चर्स दिखाया था आपको, कितने लोगों को याद है? सिर्फ 2 पिक्चर ही तो याद रखनी है आप लोगों को। गुड कल्याणी, गुड मानव, साहिल, नो बेटा, नो डिम्पल, कल्याणी बेटा अगेन चेक करो एक बार, नो डिम्पल, नो नेहा। नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट, ऐसा कोई भी नहीं है, सारे सही है। नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट डायग्राम में, ये आप देखिए अब क्या बताना है। नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट, देखो एक बॉबकैट है, एक वॉल्फ है। हाँ, इसका करेक्ट आंसर डी आएगा बेटा, सारे के सारे करेक्ट है। ठीक है, ये इधर साइड है, ये इधर साइड है। ठीक है, डायग्राम हम देखे। आपका एनसीईआरटी किधर गया? थोड़ी देर पहले मैंने शेयर किया था। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिक आइडिया इवोल्यूशन का जो हमें मिला वो कहाँ से मिला, बताएंगे? क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर। कॉस्मिक इवोल्यूशन से नहीं मिला बेटा, इसका आंसर आप लोग मुझे अभी नहीं, आप इसको स्टडी करके बताओगे बेटा। डायरेक्ट इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओगे मुझे इसका आंसर। दिस इज योर होमवर्क, नॉट ए बी और सी। वो तो स्पेशल क्रिएशन बेटा पहले आपके एनसीईआरटी में दिया होगा या मैंने पढ़ाया होगा तो वहां से, बट ऐसा नहीं होता। ओके, इट्स योर टास्क। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, कैसा होता है बेटा इवोल्यूशन का प्रोसेस? कंटिन्यूअस है। द कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन एन एक्सलेंट वर्किंग हाइपोथेसिस टू अप्रोच द प्रॉब्लम ऑफ, इसका आंसर देंगे क्या आएगा? कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन इज एन एक्सलेंट वर्किंग हाइपोथेसिस।
देखो इवोल्यूशन हो रहा है तो पहले एक सेल थी, ये डिवाइड होके कुछ अलग टाइप की बनी, फिर ये डिवाइड होके एक प्लांट बना, और वही प्लांट में बहुत सारे डिवाइड होके अलग अलग टाइप की प्लांट बने। ऐसे हम एनिमल पे भी देख सकते हैं, मतलब वहां पे ऑर्गेनिजम्स की अर्थ पे डाइवर्सिटी है। तो यही तो इवोल्यूशन की एक एक्सीलेंट हाइपोथेसिस है। ठीक है, प्रोडेबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन हम नहीं कह सकते, एनवायरमेंटल कंडीशन भी नहीं कह सकते। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स का जो डाइवर्सिटी हमारे अर्थ पे जो देखने को मिलेगा वो इवोल्यूशन के एक बहुत अच्छे वर्किंग हाइपोथेसिस का अप्रोच है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डार्विन फिंच प्रोवाइड्स एक्सीलेंट एविडेंस इन फेवर ऑफ इवोल्यूशन। इस एविडेंस को क्या कहते हैं बताओ, कौन सा एविडेंस है? डार्विन फिंच बायोजियोग्राफी है। ओके, इवोल्यूशन ऑफ नंबर स्पीसीज जो डार्विन फिंच है, ठीक है, वो तो एक सिंगल एंसेस्टर से ही आया है। इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एडाप्टिव रेडिएशन। नेक्स्ट, डार्विन फिंच डिस्कवर्ड फ्रॉम गैलापागोस आइलैंड। इसका बेस्ट एग्जांपल जो है क्या है? बायोजियोग्राफिकल वेरिएशन आएगा बेटा। ठीक है, अब वहां पे जो है आपको वर्डिंग्स नहीं समझेगी, बट डार्विन फिंच जो है मिमिक्री, सीजनल माइग्रेशन, कैमोफ्लेज कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, क्लासिकल एग्जांपल ऑफ एडाप्टिव रेडिएशन इन डेवलपमेंट न्यू स्पीसीज। इसका आंसर क्या आएगा बताओ? एडाप्टिव रेडिएशन, मार्supials ऑफ ऑस्ट्रेलिया और डार्विन फिंच दोनों भी आएगा। ऑर्गन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज दैट आर रिलेटेड टू ईच अदर थ्रू कॉमन डिसेंट थ्रू बिकम फंक्शनली डिफर आर कॉल्ड, क्या कहलाएंगे? थोड़ी देर पहले ही देखे थे हमने। ऑर्गन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, वो रिलेटेड है एक दूसरे से, बट फंक्शन उसके बदल गए। वेरी गुड, होमोलॉजी। ऑर्गन सेम फंडामेंटल स्ट्रक्चर बट फंक्शंस बदल गए। अगेन 108, फिर से होमोलोगस ऑर्गन कहलाएंगे। होमोलॉजी डज नॉट रिफर, एस डी आता है, तो क्या रिफर नहीं करता होमोलॉजी, बताएंगे? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को नहीं डिफर करता। होमोलोगस ऑर्गन आर विंग्स, किसके विंग्स जो है होमोलॉजी को बताएंगे? बताएंगे? एक ऐसे आ जाएगा बेटा, पिगोन और बैट जो होमोलॉजी बता रहे हैं क्या? कैसे हो जाएगा बेटा? नहीं होगा। बटरफ्लाई बैट नहीं, ये भी नहीं आएगा। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, विंग्स ऑफ बैट कैसे होगा? हाँ अभी डी, अब सही हो आप। विंग्स ऑफ पैरट एंड लिम्स ऑफ मैन, पैरट मतलब बर्ड, ये होमोलॉजी में आते हैं बेटा। ठीक है, ऊपर एक डायग्राम आया था, किधर गया डायग्राम पता नहीं, बहुत दूर चला गया। चलो छोड़ो, डायग्राम पे नहीं आते, अभी बहुत दूर चला गया। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, इस तरह से आपको कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, तो याद रखोगे। विंग्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट होमोलोगस? अगेन, इंसेक्ट का माउथ पार्ट, क्या ये होमोलोगस नहीं है? इंसेक्ट के लेग्स, वर्टिब्रेट का फोरलिम, बर्ड एंड इंसेक्ट के विंग्स, जो होमोलोगस नहीं मतलब एनालोगस। वेरी गुड, क्या आएगा यहाँ पे? करेक्ट आंसर इसका जो आएगा वो आएगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ होमोलोगस ऑर्गन? चलो अभी यहाँ पे बताएंगे कौन सा होमोलोगस ऑर्गन है। सब ट्रिक बताया हूँ बेटा मैंने, बहुत अच्छी ट्रिक से पढ़े हमने।
विंग्स ऑफ बर्ड, फ्रंट फीट ऑफ हॉर्स, ये होमोलोगस ऑर्गन है। आंसर बी आएगा बेटा। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। अब बेटा ये डायग्राम आई डोंट नो कितने लोगों को याद हुआ है। ए, बी, सी, डी, ई और एफ, ए से लेके एफ तक के जो है ये आप लोगों को बताना है। इसका मैंने ट्रिक भी आप लोगों को बताया था, ठीक है। अब एनसीईआरटी रखी होंगी आपने तो देख के भी बता सकते हो। इधर साइड कोई एक भी आपको याद आ गया और नाम याद रह गया तो आप सारे उसके ऑप्शंस को सही कर सकते हो। सीधा आपको ये दिख रहा है टाइगर कैट, तो ए टाइगर कैट है, कौन सा है बता दो। वेरी गुड, ग्रेट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। या फिर इनमें से कोई आपको याद आ गया तो भी आपका चलता है, ठीक है। जैसे ऐप कोआला है ना। तो ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में बेटा इतने ही इजी क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन जब ये डायग्राम आ गया ना तो मैक्सिमम स्टूडेंट इसको छोड़ के आ जाएंगे, ठीक। तो सारे याद नहीं होते लेकिन कुछ तो भी आप याद कर लो उसमें, ठीक, तो भी आपका वहां पे भला हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है आपको, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ग्रुप इंक्लूड्स होमोलोगस ऑर्गन, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। ये जितने भी एग्जांपल वाले क्वेश्चंस है ना, ये इधर जितना ये पार्ट चल रहा है ना, ये वाला पट्टा और ये वाला पट्टा, मतलब ये हमारे जो एरिया है, इसको आप अच्छे से याद कर लो, ठीक है। इसके 10 क्वेश्चन आगे और 10 क्वेश्चन पीछे, ये इंपॉर्टेंट है। आज मेरा मार्कर पेन से ही काम नहीं कर रहा है, इसलिए आपको लग रहा हूँ सर क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 114, क्या बोला है, विच ग्रुप इंक्लूड्स होमोलोगस ऑर्गन। तो होमोलोगस ऑर्गन जो है, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, फ्लाइंग फिश एंड बर्ड्स, ये तो एनालॉगस हो गए। होमोलोगस मतलब एक जगह से निकले बट सबके फंक्शंस अलग हो गए। एनालॉगस मतलब अलग अलग जगह से आए और सबके फंक्शन एक हो गए, ठीक है बेटा। ये वाला आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। ये इसका आंसर मैं अभी आपको नहीं दे रहा हूं, ओके। ये आप लोगों को जो है ये सॉल्व करना है। क्या हो गया यार, ये मार्कर भी मेरा आज ना सही में, ये आपका होमवर्क रहेगा। 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क में हो गए। एक क्वेश्चन कौन सा था, इसके पहले एक जो क्वेश्चन दिया था वो कौन सा वाला था, नंबर लिख लियो आप लोग, मुझे आप चैट बॉक्स में आंसर करेंगे इसका एक्सप्लेनेशन के साथ, क्या आएगा, क्यों आएगा और कैसे आएगा, ठीक है। नहीं बनेंगे तो मैं तो आपको बताऊंगा ही, बट पहला टास्क तो आप लोगों का है जो आप लोगों को सबमिट करना है, सॉल्व करना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोलोगस ऑर्गन, अगेन हैंड ऑफ मैन, विंग्स ऑफ बैट, यही होमोलोगस है बेटा। आई ऑफ मैन, आई ऑफ स्क्विड हो ही नहीं सकता, पढ़े ही नहीं। लीप ऑफ मॉसेस, फ्रॉड ऑफ फन हो ही नहीं सकता। गिल ऑफ फिश, लंग्स ऑफ मैन हो ही नहीं सकता। ये सब मैं नेक्स्ट टेस्ट में आप लोगों को देने वाला हूं, अभी मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन नेक्स्ट टेस्ट में आएंगे। तो जितने लोग आज की क्लास में हैं, ये मान के चलो कि आपके में कम से कम ये इतना जो पार्ट है और जहां जहां इंपॉर्टेंट बताया हुआ डायग्राम, उस पर 15 क्वेश्चन इवोल्यूशन पे आएंगे ही आएंगे। आप 15 × 4 कर लो, इतना स्कोर आपका प्लस में चला गया है आगे आने वाले टाइम में, ठीक। क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो ना बेटा, जो लोग नहीं है जो है उसमें फर्क होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे, ये तो याद होगा आपको। थॉर्न ऑफ बोगेनवेलिया और टेंड्रिन ऑफ कुकुरबिटा, किसका एग्जांपल है ये, वेस्टिजियल ऑर्गन, वेरी गुड। क्या है ये, होमोलोगस ऑर्गन। क्वेश्चन नंबर 117, इसका आंसर देंगे मैमल, वेल, डॉल्फिन, बैट, मंकी, हॉर्स,
ये इंपॉर्टेंट है, कॉमन एंसेस्टर बट ऑल्सो शो कॉन्सिपेशियस डिफरेंस। इस फिनोमिना को किसकी वजह से कहा जाता है, क्या होता है ये? वेरी गुड, सिंपल, डायरेक्ट समझ में आता। क्या कहलाएगा ये? डाइवर्जेंट होमोलॉजी बता रहा ना ये। क्या बता रहा है ये? होमोलॉजी बता रहा है। ग्रेट, चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोलोगस ऑर्गन? ये स्टेटमेंट है, इसमें से कितने जो है आपके होमोलोगस ऑर्गन है, ये आप लोग आंसर देंगे। ये भी आंसर आप लोग मुझे बाद में दोगे, कुछ ही लोगों का आंसर आ रहा है। वेरी गुड बेटा, आप लोग सही हो, ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है। आंसर देंगे विथ एक्सप्लेनेशन, विथ ट्रिक। जो मैंने पढ़ाया उसके नोट्स के साथ मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। एनालॉगस स्ट्रक्चर क्या होता है बताएंगे? एनालॉगस स्ट्रक्चर, एनालॉगस स्ट्रक्चर क्या होता है? डिफरेंट ऑर्गन बट सिमिलर फंक्शन, इधर 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 सब जगह से आए और एक से आ गए, कन्वर्ज हो गए, है ना। तो एनालॉजी किसके बीच में फाउंड होती है? विंग्स ऑफ बैट एंड बटरफ्लाई, ये क्या बताते हैं बेटा? एनालॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं। विच पेयर ऑफ ऑर्गन आर एनालॉगस इन नेचर? इसका आंसर देंगे। विच पेयर ऑफ ऑर्गन एनालॉगस इन नेचर? नो कलर्स। तेजस्विनी क्या कर रहे हो? एनालॉगस पूछा है। अब इसमें भी बहुत से लोगों के आंसर नहीं आ रहे, ठीक है। इसको भी बेटा आपको स्टडी करनी है थोड़ी सी, ओके। इसका भी आप लोग मुझे एक्सप्लेनेशन बाद में दोगे। चलो, इसके पहले के कौन कौन से नंबर थे बेटा होमवर्क के, याद है? इसके पहले और 2 क्वेश्चन दिया था मैंने। इसके पहले के होमवर्क के नंबर शेयर करो। क्वेश्चन नंबर 100 और 114। आज मेरा मार्कर से ही काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा अच्छे से राइट नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। और किसी को नहीं मालूम होगा तो यहाँ पे सारे होमवर्क के नंबर लिख दिया हूँ मैंने, ठीक है। 2 क्वेश्चन और देखेंगे, 125 तक के देख लेते हैं, बाकी का फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्ट? 112 आंसर करेंगे इसका। बैट ऑफ विंग्स, इंसेक्ट विंग्स एनालॉगस होते हैं क्या? सील फ्लिपर, बैट पॉ होमोलोगस होते हैं क्या? अब ये देखो, ये वाले पार्ट ना, इनके मैं आपको डायरेक्ट आंसर दूंगा ना तो आप पढ़ोगे नहीं, इसलिए ना ये वाले सब मैं होमवर्क में डाल रहा हूँ। आप पढ़ो और इसका आंसर मुझे एक्सप्लेनेशन के साथ भेजो अच्छी तरह से, समझे। डायरेक्ट मैं आंसर दे सकता हूँ, मैं भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन मैंने इसका आपको सारी चीजें जो है, ठीक है, इनके मैं जो होमवर्क दे रहा हूँ उसका आप स्क्रीनशॉट लेके रखते जाओ, पीडीएफ लास्ट में मिलेगा आपको, ओके। क्वेश्चन नंबर 114 देखना है, ठीक है, दिखा देता हूँ। 2 क्वेश्चन और देख लो पहले, फिर उधर जाते, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन का आंसर दे दो आप जल्दी से पहले तो। Which type of evolution show by wings of bat, mosquito and pigeons? तीनों भी अलग अलग है, क्या कहलाएगा फिर ये कहलाता है कन्वर्जेंट। द मोस्ट डायरेक्ट एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, क्या है बेटा ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का डायरेक्ट एविडेंस? वेरी गुड, फॉसिल्स आएगा। स्टडी ऑफ फॉसिल्स एज एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, इसे क्या कहते हैं? पैलेंटोलॉजी, ठीक है। ये तो क्वेश्चन इजी है, लेकिन ये बीच में जितने भी एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन आए हैं आप लोगों को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, ओके। 55 स्टूडेंट के आसपास है आज के बैच में, ठीक है। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन है,
तो स्ट्रेंथ एक दो कम ज़्यादा होते जा रही है, ठीक है। तो जो लोग नहीं रहे होंगे अभी थोड़ी देर पहले, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 100 वाला भी बता दे रहा हूँ मैं। ये है बेटा 100, स्क्रीनशॉट ले लो। और उसके बाद क्वेश्चन 104 जो है वो भी शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। ये है 114 है ना, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। मुझे डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए आप लोगों से, ठीक है। चैट पे भी भेजेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों से वॉइस में भी एक्सेस दे के ये इसका एक्सप्लेनेशन पूछूंगा। हाँ, टेलीग्राम पे ही भेजना है, ठीक है। जो भेजेगा उसकी प्रेजेंस लगेगी, जो नहीं भेजेगा उसका यहाँ पे नाम गिनाऊंगा मैं, इसने नहीं भेजा और इसने भेजा है, ठीक है। तो आपका नाम ज़्यादा से ज़्यादा आए रिकॉर्डिंग में, वो आपकी प्रेजेंस है बेटा, और वही आपकी सक्सेस है। ये क्वेश्चन सारा डिस्कशन होने के बाद आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलो, तो आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करेंगे, ठीक। आपका भी दूसरा क्लास होगा, मेरा भी दूसरा क्लास है, तो आगे का पोर्शन फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बेटा। चलो, बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, बाय बेटा। कलर्स ने कैप्चर नहीं किया बेटा, एक काम करना, जो स्क्रीनशॉट लिए हो आप लोगों ने मुझे शेयर कर देना, मैं पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। फिर आप उसके आंसर भेज देंगे। स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए बेटा। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हाँ बेटा गौरव। हाँ बेटा, मेरे 8 बजे के बाद फ्री हो जाऊंगा मैं, 8 से 8:30 के बीच में कॉल कर सकते हो, ओके। चलो मिलते फिर, बाय बाय।